नमस्कार। चिकित्सा की दुनिया एक अजीब दुनिया है। डॉक्टरों को लेकर कुछ लोग जहां उन्हें भगवान मानते हैं, वहीं जिस तरह से चिकित्सा जगत का व्यावसायीकरण हुआ है, कुछ लोग उन्हें शोषण का अड्डा मानते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, विशेषकर चिकित्सकों को लेकर, उनके व्यावसायिक स्वरूप को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आज एक ऐसी ही कृति के साथ उपस्थित हूँ जो कृति चिकित्सा जगत के अलग अलग स्वरूप को, चिकित्सकों के अलग अलग स्वरूप को बताती है। इस पुस्तक का नाम है डॉक्टर बाबू। ये चिकित्सा शास्त्र के अंतस को छूती हुई 8 श्रेष्ठ कहानियों का संग्रह है। डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने इस संग्रह को संपादित किया है। मैं इस संग्रह में कौन सी कहानियाँ शामिल हैं उनकी चर्चा करने से पहले डॉक्टर यतीश अग्रवाल के बारे में बता दूं कि उन्होंने MBBS, MD और DSc की उपाधि हासिल की है। वो जाने माने चिकित्सक, लेखक, स्तंभकार हैं। स्वास्थ्य विज्ञान और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अपनी व्याप्ति इसलिए है क्योंकि उनके स्तंभ लगातार पत्र पत्रिकाओं में रहे हैं, रेडियो और टेलीविज़न के बड़े चेहरे हैं और देश के शायद ही कोई ऐसा प्रकाशन समूह है जहां उन्होंने स्तंभ न लिखे हों या जहां उनके आलेख प्रकाशित न हुए हों। और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय दे चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार रह चुके हैं और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं, जिसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान पुरस्कार भी शामिल है। कई स्वाभाविक है कई चिकित्सालयों में उनकी अपनी एक उपलब्धि रही है और जाना माना नाम है। संकलन और संपादन करते हुए उन्होंने एक लंबी भूमिका लिखी है इस पुस्तक के बारे में और उनका कहना है कि दरअसल ये जो चिकित्सकों के बारे में कहा जाता है, धन्वंतरी की संतानें उन्होंने भूमिका का नाम रखा है। उन्होंने लिखा है कि 1900 लगभग 1764 की बात है, जब समूची दुनिया मध्यकाल की घनी काली छाया में डूबा हुआ था। तब फ्रांसीसी दार्शनिक जो है फ्रांसुआ मारी अरुए ड वोल्टियर ने एक बात कही थी डॉक्टरों के प्रति और उन्होंने लिखा था कि ऐसे लोग जो अपनी निपुणता और सहृदयता से ऊर्जित होकर जीवन पर्यंत दूसरे लोगों की स्वास्थ्य को पुनः प्रतिष्ठित करने में जुटे रहते हैं, उनका स्थान इस धरती पर जन्म लेने वाली महान हस्तियों से भी अधिक विशाल है। सच्चे मायनों में उनका दर्जा ईश्वरीय है, क्यों कि किसी की रक्षा करना, किसी को नया जीवन देना उतना ही उत्कृष्ट काम है जितना उसकी रचना करना। आप समझ सकते हैं कि ये बात 1764 में कही गई थी और भारत में उन्होंने एक बाकायदा उल्लेख किया है कि काशी में किस तरह से सुश्रुत संहिता और भारत में जो आयुर्वेद और दूसरे जो ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का माध्यम रहा है। हमारे यहाँ धन्वंतरी को ईश्वर का अवतार माना जाता है और चिकित्सा और चिकित्सकों की यह जो निर्मिति थी या जो उनके प्रति यह आस्था थी, जो सैकड़ों साल से 600 साल 700 साल से चली आ रही है, वह हाल के दिनों में जब व्यावसायीकरण हुआ है और चिकित्सकों को लेकर तमाम तरह की हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तब इस कृति की बहुत ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि यह पुस्तक अपने जो देश के महान साहित्यकार हैं, उन्होंने किस तरह से चिकित्सा जगत को देखा और चिकित्सकों को किस तरह से अपनी कलम से कलमबद्ध किया। डॉक्टर यतीश अग्रवाल की कोशिश उनको आपके सामने लाने की थी।
जो कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं उनमें मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी डॉक्टर बाबू जिस पर इस संग्रह का नाम है, उदय प्रकाश की कहानी वंदे मातरम, अवधेश प्रीत की कहानी नृशंस, रेणु जी की ही दूसरी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की स्टिल लाइफ, रमेश उपाध्याय की कहानी स्पंदन, रेखा अग्रवाल की कहानी उसके चेहरे के बीच और योगेंद्र आहूजा की कहानी अंधेरे में हंसी शामिल है। मैं सारी कहानियाँ आपको पढ़ने की संस्तुति करता हूँ और ये संग्रह लेंगे तो आपको डॉक्टर बाबू जो संग्रह है उसमें पता चलेगा कि दरअसल इन कहानियों का जो मूल स्वर है वह क्या है। विविध स्वरूपों की कहानियाँ हैं ये कहानियाँ। दरअसल मंत्र कहानी की अगर बात करें, केवल मंत्र की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पाठ्यक्रम में भी शामिल थी। एक कहानी का केवल जिक्र करूंगा इसलिए कि आप समझ सकें कि बाकी कहानियां कैसी होंगी अगर उनको प्रतिनिधि कहानियां कहकर डॉक्टर यतीश अग्रवाल जैसे व्यक्ति ने, चिकित्सक ने, जो खुद इस पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने अगर चुना है तो इसकी क्या वजह होगी। मंत्र कहानी में शुरुआत ऐसे होती है कि एक डॉक्टर चड्ढा हैं, उस ज़माने में बहुत पॉपुलर चिकित्सक थे अपने इलाके के। वो शाम के समय कार में बैठ के खेलने जा रहे होते हैं जब उनकी कार पर एक सामने एक बूढ़ा आता है और वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि डॉक्टर साहब आप हमारे बेटे को देख लीजिए। डॉक्टर साहब चूँकि उनका गोल्फ खेलने का समय हो चुका है, वो जाना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुमको दिखता नहीं कि मेरा टाइम नहीं है, पूरा हो चुका है और मैं खेलने जा रहा हूँ, किसी और काम से जा रहा हूँ। बुढ़ा हाथ जोड़कर निवेदन करता है, मेरा एक ही संतान है सरकार, देख लीजिए, बहुत बीमार है, बुखार हुआ होता है उसको। डॉक्टर चड्ढा नहीं रुकते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा परिवेश आता है वह ये है कि डॉक्टर साहब चूँकि नगर के बहुत प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया होता है, तो उनका एक लौता लड़का, एक लड़की और लड़का होता है। लड़की तो ब्याह की चली गई होती है, लड़का उनके साथ रहता है। वह उमंग से भरा होता है लेकिन प्रकृति से उसको बहुत प्रेम होता है। वह सर्पों को भी पाल रहा होता है और तरह तरह के सर्पों को, प्रजातियाँ, जड़ी बूटी भी रखा होता है। उसकी एक दोस्त होती है जो एक दिन उससे जिद करती है लड़के से। बहुत रूपसी लड़की होती है, कहती है मुझे अपने सांपों से मिलवाओ, किसी एक से मिलवाओ। लड़का नहीं मानता है। पार्टी होती है घर में, वो कहता है कभी और दिखा दूंगा। लड़की नहीं मानती है और उस समय लड़के के दोस्त उससे मजाक करने लगते हैं कि तुम अगर ऐसी रूपसी कन्या कहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, देखो ये तुम्हारी बात नहीं मानता। लड़का उद्वेग में आता है और एक सर्प को पकड़ लेता है। सर्प को पकड़ता है, वह एकदम विषैला सर्प होता है, सबसे अधिक विषैला सर्प, और उसका फन वो बाजीगरी दिखाने लगता है। लड़का उसकी गर्दन पकड़ के लोगों को दिखाता है, गेस्टों को, और जब वह छोड़ता है तो वह सर्प जो है गुस्से में काट लेता है और लड़के को लगता है कि वो जड़ी बूटियों से बच जाएगा, लेकिन वह जहरीला इतना सांप होता है कि धीरे धीरे वो मरणासन स्थिति में हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है कुछ सेकंड। वहाँ को आराम मच जाता है डॉक्टर चड्ढा के यहाँ, और सब लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि पूरे शरीर में जहर फैल गया होता है। उसी समय कोई कहता है कि कोई अगर मंत्र पढ़ने वाला हो, कोई हो, तो वो शायद बचा सकता है। और कुछ समय बाद जब सारी उम्मीदें और प्रार्थनाएं बेकार हो रही होती हैं, तब भोर के धुंधलके में कोई बूढ़ा आदमी आता है और वह उस लड़के के शरीर पर कुछ पानी फिकवाता और मंत्र पढ़ रहा होता है। और जब लड़के को चेतना होती है और चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, तब डॉक्टर साहब खोजते हैं उस बुढ़े को, बुढ़ा नहीं मिलता। और फिर डॉक्टर अपनी पत्नी को कहते हैं कि यह वही बूढ़ा था जिसने कभी मुझसे निवेदन किया था, और जब सुबह की रोशनी हो रही थी तो मैंने उसका चेहरा देखा। मैं बहुत ग्लानि में हूँ, मैं उसको पूरी संपत्ति देना चाहता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बीच में भी जब वो बूढ़ा होता है, आता है, कहता है कि मुझे दिखा दो, तो लोग कहते हैं कि कोई ज़िंदगी की उम्मीद नहीं है, तुम देख कर क्या करोगे। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं मैं पूरी ज़िंदगी की कमाई दे दूंगा, जो चाहे मेरे बच्चे को बचा लो। वह बच्चा उनका बच जाता है। मंत्र कहानी का यह मुंशी प्रेमचंद ने जिस शैली में लिखा है। दूसरी कहानियाँ भी दरअसल इस कथानक की
उसी तरह की हैं जो अलग अलग बताती हैं। जैसे उदय प्रकाश जी की कहानी, जो तीसरी कहानी वंदे मातरम ली गई है, वो उनके लघु उपन्यास और अंत में प्रार्थना से ली गई है। ये भ्रष्ट नौकरशाही और सामाजिक स्तंभों के बीच एक चिकित्सक के प्रतिकूल स्थितियों से जूझने की कहानी है। नृशंस कहानी जो है वर्तमान व्यवस्था और उदासीन प्रशासन की चीर फाड़ करती है। ऐसी ही कहानियों का अलग अलग स्वर है। अगर आप अच्छी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं और वर्तमान समय में चिकित्सकों के विविध स्वरूपों को, उनके संघर्षों को भी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और चिकित्सा के व्यावसायीकरण के जो नुकसान हैं उसको भी समझना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं कि मंत्र कहानी का जो पहला प्रकाशन था वह संभवतः 1930 में हुआ था और हम 2024 में बात कर रहे हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि 100 साल होने में इस कहानी को बहुत ही कम समय बचा है। आप समझ सकते हैं कि चिकित्सक उस समय भी कितने समृद्ध थे, किस तरह से पैसा कमाते थे, किस तरह से वह अपने जीवन को देख रहे थे। लेकिन मनुष्यता का स्वर वहाँ भी उनको एक ग्रामीण से सीखना पड़ा था। तो हमारे चिकित्सकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। चिकित्सा व्यवसाय में जो लोग काम करते हैं, अगर उनको हिंदी की समझ है तो उनको डॉक्टर यतीश अग्रवाल के इस संग्रह को अवश्य खरीद कर पढ़ना चाहिए। दूसरे लोगों को तो यह पुस्तक बताती है कि दरअसल वास्तव में चिकित्सा शास्त्र की जो आत्मा है वह दरअसल सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की जो महान सोच है भारत की, वहाँ बसती है, न कि उस पैसे में बसती है जो आपके साथ इसी धरती पर रह जाना है। आप जितने भी पैसे कमा लें, जितना भी बड़ा महल खड़ा कर लें, अंततः आपको जाना है खाली हाथ। तो अगर आप चिकित्सा व्यवसाय में आए हैं तो आपको पूर्ण रूपेण व्यावसायिक नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य बने रहना चाहिए, और मनुष्य से भी एक कदम ऊपर जो ईश्वरीय दर्जा आपको इस समाज ने 600 सालों से देने की कोशिश की है, उसकी मर्यादा को रख सकते हैं आप। ये कहानियाँ कम से कम यह स्वर जरूर देती हैं। डॉक्टर यतीश अग्रवाल को इस बात के लिए बधाई, प्रकाशक राजकमल प्रकाशन समूह को इस बात के लिए बधाई। इस पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 244। कहानियों की संख्या 8 है। उनका नाम मैं बता चुका हूँ, डॉक्टर यतीश अग्रवाल भी इसमें शामिल हैं। आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।